हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनीशंस के बारे में बात करेंगे, डेरिवेशंस के बारे में बात करेंगे। यानी बेसिकली आज का जो लेक्चर है वो फोकस्ड है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पे। बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन सा बोर्ड, तो ज़्यादातर जो भी डेफिनेशन या डेरिवेशन आज हम कवर करेंगे वो बिहार बोर्ड में 1-2 मार्क्स में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। 1 मार्क्स में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसका भी कुछ क्वेश्चन आज आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आज हम मैक्सिमम डेरिवेशन और डेफिनेशन को यहाँ पे कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बारे में बात कर ली थी। रेसिस्टेंस हमने आपको समझाया था क्या होता है, लेकिन रेसिस्टेंस का हमने आपको डेफिनेशन नहीं लिखवाया था। इसी वजह से हमने रेसिस्टेंस का डेफिनेशन बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो आप लिख लीजिएगा अभी। और रेसिस्टिविटी भी हमने बता दिया था। देखिए, हमने आपको रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पिछली क्लास में समझाया था। हाँ, उससे पहले हम एक अनाउंसमेंट ये कर दें कि जैसा हम लोग टेस्ट अभी तक कराते आए थे, यानी एक क्वेश्चन लेक्चर से रिलेटेड पूछा जाता था और आप उसका आंसर सेंड करते थे, तो उस टाइप का टेस्ट हम लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट कर देंगे। बहुत लोगों ने मैसेज करके कहा है टेस्ट स्टार्ट करने को। यानी ये 3rd लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 से हम लोग उस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन हम आपको देंगे और आप बना के उससे हमको सेंड कीजिएगा, जैसे पहले आप सेंड किया करते थे, और फिर हम आपका नाम जो भी अनाउंस करते थे उस तरह से होगा। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली, हमने कहा पहले भी डेरिवेशन पे और डेफिनेशन पे और डेरिवेशन पे। उससे पहले हम आपको रेसिस्टेंस का डेफिनेशन बता देते। हमने रेसिस्टेंस बताया था कि अगर मान लो मेरे पास में कोई कंडक्टर होता है और इसके अंदर में अगर चार्ज मूव करता है तो इस फ्री चार्ज को पॉजिटिव आयंस रोकता है, क्योंकि वो अपने लैटिस पर वाइब्रेट करता रहता है और उस वजह से बार बार उसको अपोजिशन का सामना करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, फिर चलना पड़ता है। इसी अपोजिशन को हम लोग कंडक्टर का रेसिस्टेंस कहते हैं। और रेसिस्टेंस फ्री कंडक्टर कोई होता नहीं, यानी आइडियल कंडक्टर कोई नहीं होता जो बिल्कुल रेसिस्टेंस फ्री हो। सुपर कंडक्टर की बात होगी वो बाद में, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग सिंपल कंडक्टर जो हमारे आसपास मौजूद होता है, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, उस तरह के अगर कंडक्टर की बात करें तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है। ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता था रेसिस्टेंस, हमने आपको लिखवा दिया था। शेप एंड साइज, लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा था। इनवर्सली या डायरेक्टली वो आप देख लेना इक्वेशन के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे लिख रखा है फॉर्मूला मैंने, लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऊपर है, एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एन क्या था, नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये कब बदलेगा, जब आप कंडक्टर बदल दीजिएगा। मान लीजिए आप सिल्वर का वायर यूज़ कर रहे हैं तो उसका नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कुछ और होगा। एल्यूमिनियम यूज़ कीजिएगा तो कुछ और होगा। यानी वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? अगर एन कम है, नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसके हिसाब से रेसिस्टेंस आपका वेरी करेगा। चार्ज और मास तो फिक्स होता था इलेक्ट्रॉन का, तो m/e² पे कोई टॉ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम कैसे डिपेंड करता था, तो टेम्परेचर पे। हमने बताया भी था कि कंडक्टर्स में रेसिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। इंटरनल की बात हम लोग बाद में करेंगे। दूसरी बात रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या होता था, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अगर मान लो मेरे पास में कंडक्टर है जिसकी लंबाई भी 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो वो कंडक्टर ये जितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, इसका स्पेसिफिक वैल्यू इसी मटेरियल के लिए वो कहलाएगा इसका रेसिस्टिविटी, जो बदलता है मटेरियल के बदल देने से। अगर शेप और साइज बदल दोगे तो इसके रेसिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। चाहे आप एल्युमिनियम का तार आप कितना भी लंबा कर लो, कितना भी चौड़ा कर लो, शेप और साइज बदल दोगे उसको तो उसके रेसिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, कब फर्क पड़ेगा रेसिस्टिविटी पे, तो जैसे मान लो एक कॉपर का वायर है, मैंने इसको रिप्लेस किया एल्युमिनियम के वायर से, तो इसका रेसिस्टिविटी बदल जाएगा। यानी एन पे डिपेंड करेगा, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। आप यहाँ देख सकते हैं इक्वेशन में m/ne² टॉ होता है। टॉ क्या, रिलैक्सेशन टाइम है, टेम्परेचर। हम इसका ग्राफ वगैरह भी देखेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी आज हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम ये डेफिनेशन पढ़ देते हैं। आप इस डेफिनेशन को लिखिएगा। मैंने एसआई यूनिट और डायमेंशन भी लिख रखा है। डायमेंशन पे हमने एरो ये स्टार मार्क किया है, क्योंकि आपके 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो डायमेंशन आप याद कर लीजिएगा। डायमेंशन कैसे निकलता है उसका बेसिक आइडिया भी आपको हम दे देंगे। देखिए, द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज विच द कंडक्टर ऑफर्स। बुक्स में इतना ही लिखा रहता है, लेकिन हमने उसके आगे लिख दिया है। ये अपोजिशन क्यों था, तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, इलेक्ट्रॉन एक लाइन में सज गया था, सैनिक की तरह भागना चाह रहा था और उसकी वजह से वो पॉजिटिव आयन से टकराता था। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन गेट एक्सेलरेटेड एंड कोलाइड विद पॉजिटिव आयंस एंड देयर मोशन इज द सपोज्ड। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन है किसका, रेसिस्टेंस का। अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कीजिएगा। ये फॉर्मूला लिखिएगा। ये 3 फॉर्मूला रेसिस्टेंस के लिए होता है। ये ओम्स लॉ से आया है।
ये रो एल बटा ये भी रेसिस्टेंस है, और ये इसका बेसिक फॉर्मूला है जो मैंने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यहीं से तो वहाँ तक पहुँचे थे। एसआई यूनिट वो डायमेंशन क्या है, एम एल स्क्वायर टी पावर -3 आई पावर -2। वो डायमेंशन कैसे आता है थोड़ा सा यहाँ बोर्ड पे देख लो, हम यहाँ साइड में यहाँ पे कर देते हैं। देखो डायमेंशन का मतलब होता है कि आप उसको उसके फंडामेंटल यूनिट के टर्म में लिखना चाहते हैं, क्लास 11 हमने आपको बताया था कैसे लिखते हैं, तो वो भी आप समझ लीजिए। देखिए आप उसका एसआई यूनिट लिखिएगा, रेसिस्टेंस बराबर अगर होता है तो क्या है फॉर्मूला, V बटा आई। आई तो खुद ही एक फंडामेंटल क्वांटिटी है करंट, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी हो तो चेंज होगा नहीं, वो तो आई तो जस्ट का तस आ जाएगा। लेकिन अब चेंज किसको करना है, V को, तो पोटेंशियल बराबर फॉर्मूला होता है वर्क बटा चार्ज, तो ये ऐसा हो गया। अब वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसा हो गया। अब अगर हम इन सबके यूनिट को लिखना चाहेंगे तो रेसिस्टेंस का देखिए तो जरा यूनिट ये तोड़ते तोड़ते होगा। वर्क का क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन होता है, इसको बोलते हैं केजी पर मीटर स्क्वायर, है ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास इनटू एक्सीलरेशन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर। चार्ज, चार्ज का होता है कूलम्ब, या चार्ज को हम थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो करंट इनटू टाइम होता है चार्ज। तो आई 2 बार हो गया करंट, टाइम, टाइम का कितना हो गया सेकंड, और नीचे में 2 बार एम्पियर हो गया, है ना। आई लिखिए या एम्पियर लिखिए, तो देखिए तो जरा क्या आ गया, केजी मीटर स्क्वायर, मीटर 2 बार है, एस का पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो -3, एम्पियर का पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो -2। देखिए वही लिखा हुआ है, केजी के लिए हमने कैपिटल एम लिखा है 1 बार, लेंथ मीटर मीटर 2 बार ऊपर में है, एस का पावर -3 ऊपर जाएगा तो टी का पावर, टाइम के लिए हम लोग कैपिटल टी यूज़ करते हैं -3, और एरिया एम्पियर है, तो एम्पियर का हमारा करंट फंडामेंटल यूनिट है, तो इसके लिए हमने इसको एम्पियर को आई से दिखाया है, ऊपर गया तो -2। तो ये एक सिंपल सा यहाँ पर हमने आपको करके दिखा दिया कैसे निकलता है डायमेंशनल फार्मूला, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाइए रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल्स टू द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ दैट मटेरियल विथ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ। फार्मूला RA बटा L M/NE स्क्वायर टाउ, SI यूनिट ओम मीटर। डायमेंशन क्या होगा, तो देखो ओम यानी कि रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस का डायमेंशन तो है ही, सिर्फ 1 मीटर बढ़ गया, तो मीटर का मतलब क्या, लेंथ, यानी कि 1 L सिर्फ बढ़ जाएगा, तो यहाँ पावर L पे 2 है, यहाँ पावर L पे पावर कितना हो जाएगा 3, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी को लेकर, इसको आप बहुत अच्छे से नोट कीजिए, ये आपको बहुत काम आने वाला है। नोट कीजिए तो फिर हम आपको इसके आगे की कहानी बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, फिर यहाँ पे 2-3 टर्म है जो कि इंपॉर्टेंट है जानना आपको, वो हम बताते हैं। चलिए अब हम इसको इरेज कर देते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी से मिलता जुलता टर्म है, इसका जो रेसिप्रोकल होता है उल्टा होता है, मिलता जुलता तो नहीं कहेंगे, इसका उल्टा होता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेसिस्टेंस का उल्टा होगा कंडक्टेंस और रेसिस्टिविटी का उल्टा होगा कंडक्टिविटी। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में। तो देखिए कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, वो अभी आपको हम बताते हैं। देखो कंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं, और वो रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टेंस का। इसका डेफिनेशन भी बस इतना ही भर है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मूला जो है उसको हमें यहाँ पे उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। उसकी SI यूनिट ओम इनवर्स होती है, यानी ओम पे पावर -1 उल्टा कर देंगे। चलिए सभी लोग टॉपिक बनाइएगा, कंडक्टेंस। देखते हैं कंडक्टेंस क्या कहता है। चलिए जो अगला हमारा डेफिनेशन है वो है कंडक्टेंस, जिसको कि हम लोग कैपिटल G से डिनोट करेंगे, और इसका सिंपल से डेफिनेशन है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस का उल्टा होता है रेसिप्रोकल होता है। रेसिस्टेंस के सारे फैक्टर को उल्टा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, कंडक्टेंस मिल जाएगा। यानी G बराबर फॉर्मूला होगा 1/R, ठीक है। G इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/R, R वाला जितना ही फॉर्मूला उसको उल्टा कर लेना, G का वैल्यू आ जाएगा। और इसका SI यूनिट जो होगा
आर का होता है ओम, तो ओम पे पावर -1, और इसको हम लोग ओम क्या होता है, OHM ओम होता है ना, तो ओम को उल्टा करके पढ़ो MHO महो। ये इसका SI यूनिट है, या ओम पे पावर -1 भी लिख सकते हैं या महो लिख सकते हैं, कभी कभी इसको सीमन भी लिखा जाता है, और सीमेन भी इसका यूनिट होता है जिसको कि हम लोग कैपिटल S से डिनोट करते हैं। ये इसका ऐसा यूनिट है। आप इसका डायमेंशनल फार्मूला भी लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ पावर माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा डायमेंशन में, MLT वाला में। अब प्लस वाला माइनस है, माइनस वाला प्लस में। फैक्टर्स जो है वो आपके सामने है। उसके बाद है हमारा कंडक्टेंस के बाद कंडक्टिविटी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिविटी, इसको थोड़ा अच्छे समझिए। कंडक्टिविटी जिसको कि हम लोग डिनोट क्या करेंगे, सिग्मा से। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है, यहाँ सिग्मा किसके लिए है, कंडक्टेंस, ये कंडक्टिविटी के लिए है। कंडक्टिविटी किसका उल्टा होगा, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का उल्टा हो जाएगा हमारा कंडक्टिविटी, दैट इज सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ, है ना। तो इसका SI यूनिट भी उसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा बताइए। इसका था ओम मीटर, तो ओम पे पावर -1 और मीटर पे पावर -1। ठीक है। इसका एक फॉर्मूला और आप याद रखिएगा, रो का फॉर्मूला आपको पता था ना, m/ne² टाउ। रो क्या था, m/ne² टाउ। तो ne² टाउ जो है वो ऊपर चला जाएगा और m आ जाएगा नीचे। ये हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि अभी हम इसको ओम्स लॉ में प्रूफ करने में यूज़ करेंगे। यहाँ तक हो गया, जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर हम एक टर्म, एक डेफिनेशन और आपको बताएंगे। आज सिर्फ डेफिनेशन ही ज़्यादातर चलेगा आपके लिए, जल्दी से इसको नोट करिए। एक डेफिनेशन और है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी या सिंपल मोबिलिटी, वो भी आपको हम समझाते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, अगला जो हमारा टर्म है इसके बाद वो है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी या सिंपल, उसे हम मोबिलिटी भी बोलते हैं। देखिए होता क्या है, अभी अभी हम लोगों ने देखा था, हमारा जो टर्म है उसका नाम है मोबिलिटी। इसका यूनिट होता है म्यू, MEU। तो देखिए इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी या सिंपल मोबिलिटी का मतलब होता है, जैसे मान लो मेरे पास में कोई कंडक्टर है और आपने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में भागना शुरू हो गया, है ना। किस रफ्तार से भागा, तो उसको बोलते थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि कोई कंडक्टर के पास कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वही होगा मोबिलिटी। ठीक है। तो अगर कोई कहेगा द मोबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर is defined as the drift velocity acquired per unit strength of applied electric फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर, कंडक्टर के अक्रॉस, कंडक्टर। ठीक है। दैट इज म्यू इक्वल्स टू, कितना आपने अप्लाई किया है भाई, कितना उसने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पाया और कितना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ठीक है। SI यूनिट की अगर बात करें तो वेलोसिटी ऊपर में क्या होगा, मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, मीटर चला जाएगा ऊपर, यानी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। किसी को कन्फ्यूज़न हो सकता है, हम पूरा लिख देते हैं, मीटर पर सेकेंड पर वोल्ट। आप सभी लोगों को VD का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता था, एक्सिलरेशन इनटू टाइम।
यानी कि ई टॉ बाई एम, याद होगा वी डी बराबर हमने फॉर्मूला आपको प्रूफ किया था लास्ट लेक्चर, ई टॉ बाई एम, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई, तो ई से ई हमारा कैंसिल हो गया, एक फॉर्मूला और हो गया ई टॉ बटा एम। ई और एम क्या है हमारा कांस्टेंट, टॉ है रिलैक्सेशन टाइम, यानी म्यू डिपेंड करेगा किस पे, रिलैक्सेशन टाइम पे यानी टेम्परेचर पे। इलेक्ट्रॉन कितना मोबाइल होगा, कितना चलेगा उसके अंदर में, अप्लाइड कितना वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करता है पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डिपेंड करेगा किस पे, टॉ पे, क्योंकि ई बाई एम का फैक्टर क्या है हमारा कांस्टेंट है। तो ये सारा इंटर रिलेशनशिप है, इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो आपको हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरी यहाँ पे बताते हैं। देखिए हम लोगों ने रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और मोबिलिटी सीख लिया। हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था, याद करो लास्ट क्लास हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या कहता है, तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कांस्टेंट रखें तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी कंडक्टर के अक्रॉस, वो उसके अंदर बह रहे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी जिस रेशियो से V बढ़ेगा उसी रेशियो से I भी बढ़ेगा, और हम लोगों ने फॉर्मूला वहाँ पे पता कर लिया था, V इक्वल्स टू आई आर, आर कॉन्स्टेंट था, दैट इज R इक्वल्स टू V बटा I। चलिए थोड़ा सा अब हम लोग ओम्स लॉ पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड या CBSE, हाँ यहाँ से आपके CBSE बोर्ड के स्टूडेंट का काम शुरू होता है, क्योंकि अभी जो हम लोग डेरिवेशन देखेंगे वो डेरिवेशन CBSE बोर्ड में कई एक बार आया है, तो CBSE बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अभी वाला डेरिवेशन। देखिए ये जो लॉ है ना V इक्वल्स टू आई आर, ये लॉ कहा जाता है कि आप किसी भी कंडक्टर के अंदर इस लॉ को ईजिली देख सकते हो, मतलब आप इसको महसूस कर सकते हो। मतलब ये जो लॉ है जो फॉलो होता है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखाई देता है ऊपर से, लेकिन कभी कभी आपके बोर्ड के एग्जाम में कह देता है कि ओम्स लॉ को डिराइव करो एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। NCERT की बुक में है ये चीज़। यानी अभी हमारा एक टॉपिक है छोटा सा जो कहता है वी हैव टू डिस्क्राइब अबाउट द ओम्स लॉ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। देखिए हमने पहले भी कहा था कि क्लास 10th में जो हम लोग पढ़ते हैं वहाँ एरिया हमारा फिक्स होता है और वहाँ बहुत सारी बातें नहीं बताई जाती है जो अब आपको पता चलनी चाहिए। थोड़ा डिफरेंस तो है 10th से 12th में। तो देखिए हुआ क्या है, ओम्स लॉ हम लोगों ने जो पढ़ा है V इक्वल्स टू आई, कोई भी हमसे ओम्स लॉ पूछे हम डायरेक्ट V इक्वल्स टू आई आर बोल देते हैं, लेकिन अब समझिएगा वो किस लेवल पे है, मैक्रोस्कोपिक लेवल, बड़े लेवल पे है। लेकिन एक ओम्स लॉ होता है जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ा जाता है और ये डिफाइन होता है करंट डेंसिटी से। याद करो लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने आपको करंट डेंसिटी निकालने को सिखाया था, जिसको हम लोग J से डिनोट करते थे, जो होता था करंट पर यूनिट एरिया, अगर वो करंट उस एरिया के नॉर्मली हो। और याद करो हम किसी एक पॉइंट का करंट फाइंड कर रहे थे, किसी एक पॉइंट पर कितना करंट बह रहा है। यानी अब बात ऐसी है कि किसी कंडक्टर के अंदर जाकर और उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद आपको सोचना है। यानी जब आप किसी इलेक्ट्रॉन के अंदर चले जाते हो तो वो कहलाता है माइक्रोस्कोपिक लेवल। हम ऊपर से बात नहीं कर रहे कि ये कंडक्टर है V इक्वल्स टू आई, वो ऊपर से होगा, बार बार देख लिया हमने। लेकिन जब इस कंडक्टर के अंदर में जाकर हम बात करेंगे तो वो होगा कौन सा लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल। और वहाँ पे बात करना होगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के टर्म में। यानी अब हमें एक नया रिलेशन लाना होगा, किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में और करंट डेंसिटी में। तो वो रिलेशन लाने से पहले हम फिर से वही सपोज करेंगे कि हमारे पास में एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A है, लंबाई इसकी L है, इसके अंदर में n नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है ना, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही इसमें क्या होगा, करंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए सारी बातें हमने लिख ली, तो हम लोगों ने क्या क्या माना है, लेट n क्या है, तो नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एज वी नो, हम लोगों को तो पता है करंट डेंसिटी जो होता है, करंट डेंसिटी वो होता है J, वेक्टर में होता है, हम इसको स्केलर में ही लिख रहे हैं, I बटा A, है ना, जहाँ पे I होता है करंट, A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ये बताओ
हम लोग ये भी तो जानते हैं करंट आई बराबर, हमने आपको रिलेशन सिखाया था करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, आई बराबर एन ए वी डी ई, ये रिलेशन है करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, ठीक है। और यहाँ पे आप पुट कर दो वी डी बराबर, अभी अभी हमने आपको बताया था ई टॉ बाई एम, यहाँ पे रख दो। तो देखो तो ज़रा क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा। आई बराबर हो जाएगा एन ए स्मॉल ई तो है ही, और वी डी की जगह पर क्या रख देते हैं ई टॉ बटा में एम। कुछ कैंसिल भी हो रहा है क्या? कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। क्या बन रहा है यहाँ से फॉर्मूला हमारा? आई बराबर बन रहा है फॉर्मूला एन ए ई स्क्वायर ई इंटू टॉ और बटा में एम। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड की वैल्यू इक्वेशन 1 में ज़रा आप रखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा? J इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा करंट डेंसिटी बराबर, अब क्या आ जाएगा? I की वैल्यू कितनी? एन ए ई स्क्वायर ई टॉ बाई एम। तो देखो तो ज़रा, A यहाँ है और यहाँ A ऊपर है, यहाँ A नीचे है, तो जब I का वैल्यू तुम डालोगे तो A से ये A कैंसिल हो जाएगा, ये वाला A और ये वाला A हो जाएगा कैंसिल। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं जो बचा, क्या बचा? एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम इंटू ई। अब ज़रा गौर से देखो तो एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम, इस फैक्टर को जरा भी आप गौर से देखो। मेरी समझ में ये कंडक्टिविटी है। अभी अभी हमने आपको बताया था रेसिस्टिविटी होता है एम बटा एन ई स्क्वायर टाउ, है ना, और कंडक्टिविटी दैट इज सिग्मा क्या होता है? एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। तो हम इसको सिग्मा से कंडक्टिविटी से क्या कर दें? रिप्लेस कर दें। तो J बराबर कंडक्टिविटी हो गया सिग्मा और ये हो गया E, ठीक है। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। यही जो आ गया ना, चलो वेक्टर फॉर्म बाद में लिखेंगे, ये जो आ गया J बराबर सिग्मा इंटू E, यही है आपका ओम्स लॉ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। हो गया ना रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन वेक्टर फॉर्म आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, J वेक्टर बराबर सिग्मा कांस्टेंट E वेक्टर। देखो अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लें, यहाँ तो देखो n तो चलो जिस मटेरियल का, जिस कंडक्टर का हम बात करें, अगर मटेरियल नहीं बदलेंगे n नहीं बदलेगा, और अगर टेम्परेचर को देर के लिए कांस्टेंट मान लेती है, पूरा टर्म कांस्टेंट भी हो सकता है ना। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही है ओम्स लॉ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो कोई भी आपसे ओम्स लॉ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल पूछता है अगर, तो आप उसका आंसर में यहाँ तक डिराइव करके उसको देंगे, ठीक है। तो फटाफट इन सारी बातों को कर लीजिए नोट, जल्दी से कीजिए। फिर हम आपको एक छोटा सा डेरिवेशन और बताते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ही, खास करके CBSE बोर्ड वालों के लिए। फटाफट इसको नोट कर लो। देखो चलिए इसको अब हम इरेज करते हैं। अब देखो जो हमारा अगला टॉपिक है वो 1 या 2 साल पहले CBSE बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, और ये बिहार बोर्ड में भी आ सकता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी भी बोर्ड में आए, 2 नंबर से ज़्यादा में नहीं आएगा। क्वेश्चन कहता है, इसमें ज़्यादा हम लिखेंगे भी नहीं, जो भी बातें लिखनी होगी वो आप खुद लिख लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है यू हैव टू प्रूव ओम्स लॉ। समझिएगा क्वेश्चन, हम क्वेश्चन के ही टर्म में कर दे क्या? चलिए क्वेश्चन के ही टर्म में कर देते हैं। प्रूव ओम्स लॉ, ठीक है, यूजिंग, समझिएगा यहाँ पर यूजिंग करंट डेंसिटी, ये टर्म था वहाँ पे। करंट डेंसिटी का यूज करते हुए आपको ओम्स लॉ प्रूफ करना है। CBSE बोर्ड ने इस क्वेश्चन को पूछा था।
खैर बोर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टॉपिक भी है आपका। और एनसीईआरटी ने तो इसी से प्रूव ही किया है ओम्स लॉ को। देखो कहता है ओम्स लॉ प्रूफ कीजिए करंट डेंसिटी का यूज़ करते हो। कैसे प्रूफ करोगे? देखो अभी अभी तो आपने समझा, अभी अभी आपने जाना एज वी नो, आप ऐसे लिखना एज वी नो जे बराबर सिग्मा इंटू, क्लियर है बात? जे बराबर क्या होता है हमारा? सिग्मा इंटू, ये तो हम लोग जानते ही है ना। और जे क्या होता है? करंट बटा एरिया बराबर सिग्मा इंटू में क्या हो गया? ई। यहाँ तक भी किसी को डाउट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ऐसा हमने इसलिए लिखा, यहाँ बगल में लिखते चलना, क्योंकि जे बराबर होता है आई बटा ए। अब यहाँ से एक काम करो, 2 ही 3 लाइन में प्रूव हो जाएगा। सिग्मा, ठीक है, सिग्मा को हम चाहें तो 1 बटा रो कह देते हैं, किसी को कोई समस्या नहीं। सिग्मा क्या? कंडक्टिविटी क्या होता है? रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, अभी बताया हमने। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अगर किसी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस v हो और उसकी लंबाई l हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है v बटा l। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस बटा लेंथ। और सिग्मा क्या होता है? 1 बटा रो। ये दोनों बातें हमने यहाँ पे यूज़ कर ली, ठीक है। अब देखिए यहाँ के बाद से आपको प्रूफ करना है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बराबर क्या होगा? v इधर होना चाहिए, i उधर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन चलो जैसा आपको देखने का आदत है वैसा बना देते हैं। तो v बराबर रो एल आई एक तरफ हो जाएगा, रो एल, और a चला जाएगा नीचे इंटू में i। ये हमने इसको ऐसे अरेंज कर दिया। और आप सभी लोगों को पता होगा रो एल बटा ए रेसिस्टेंस होता है ना, पुट रो एल बटा ए हमारा क्या होता है? रेसिस्टेंस। तो v इक्वल्स टू हो गया आर आई, दैट इज v इज प्रोपोर्शनल टू i। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। हमने इसको प्रूफ किया यूज़ करते हुए करेंट डेंसिटी। जे क्या है हमारा? करेंट डेंसिटी। तो एक और अच्छा सा डेरिवेशन आपके सामने है बोर्ड पे, फटाफट इसको भी नोट कीजिए। देखिए इतना करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर की। वो भी आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी लिखने को आ जाता है। कहता है डिफाइन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, क्या इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, तो पहले उसको हम समझाते हैं, उसके बाद आपको हम इस सारी चीज़ों को बोर्ड पे लिख भी देंगे और आप उसको ये कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। देखिए कंडक्टर्स क्या होता है, बस आप ऐसे समझिए। मान लीजिए मेरे हाथ में ये कंडक्टर है, तो सभी को कंडक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद उसके अंदर क्या हाल होता है उसके बेसिस पे अगर आपको समझाना हो तो आप कंडक्टर को ऐसा समझा सकते हैं। कंडक्टर के अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने पेरेंट एटम से लूजली बॉन्ड होते हैं, फ्री होते हैं चलने को। थोड़ा सा भी अगर एनर्जी मिल गया तो फटाफट एकदम रैंडमली वो मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। बाउंड तो होते हैं, पूरा फ्री नहीं, बहुत वीक बॉन्ड होता है, तुरंत टूट जाता है और वो लोग मूव करना शुरू कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी किसकी है? कंडक्टर की है। इंसुलेटर में क्या होता है? बहुत कम, ना के बराबर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, मतलब बॉन्ड नहीं होते हैं अपने वैलेंस, मतलब बहुत कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल ना के बराबर, और वो उस लैटिस में घूम नहीं सकते अपने इसमें कंडक्टर के अंदर में वो फ्रीली घूम नहीं सकते, उनकी नंबर बहुत कम होती है, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। जब कभी भी उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, चूँकि ये तो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं ही नहीं, तो वो अपने पेरेंट एटम से इतना मजबूती से बॉन्डेड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बावजूद वो बॉन्ड टूट नहीं पाता और वो इलेक्ट्रॉन उसमें घूम नहीं पाते, इस कारण से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता। इंसुलेटर, ये दोनों बातें आपने सुनी हुई हैं। एक नया टर्म है हमारे सामने, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर आपने केमिस्ट्री में शायद थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा हो या सुना हो। इसका एक पूरा चैप्टर फिजिक्स में है, आखिरी चैप्टर 15 नंबर, उसमें हम आपको पूरी कहानी इसकी बताएंगे। आप बस इतना समझ लो कि सेमीकंडक्टर होता तो बेसिकली इंसुलेटर है, लेकिन कब तक इंसुलेटर होता है तो यहाँ पे कंडीशन होती है, ठीक है। देखो अगर टेम्परेचर लो है, ठीक है, अगर टेम्परेचर हमारा लो है
तो ये बिहेव करेगा एज ए इंसुलेटर, मतलब इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे, चले उलेंगे नहीं, ठीक है। जैसे आपके पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है और उसी का यूज़ किया जाता है सुपर कंडक्टर बनाने के लिए। हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 में कैसे इसका यूज़ करते हैं। पहले तो आप ये समझ लो कि इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है जब टेम्परेचर बहुत कम है, यानी उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डेड है, उसका बॉन्ड टूटा नहीं है, ठीक है। लेकिन जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर आने के बाद वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना शुरू कर देता है ना। उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पे वो क्या बन जाता है, तो अब इलेक्ट्रॉन चलने लगा तो वो इंसुलेटर तो रहा नहीं, किसकी तरह बिहेव करेगा, कंडक्टर की तरह। यानी सेमीकंडक्टर एक लो टेम्परेचर पे एक सर्टेन टेम्परेचर तक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, टेम्परेचर बढ़ा देने पे वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। यानी इसकी कंडक्टिविटी बीच में होती है, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में कौन आता है, सेमीकंडक्टर, इसीलिए इसका नाम ऐसा है सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये वर्क करता है बेसिकली टेम्परेचर के फंक्शन पे। और हम लोग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम पिछली क्लास में पढ़े हैं, तो आज उसको थोड़ा समझने में और आसानी होगा। हम लोग अभी टेम्परेचर डिपेंडेंसी की ओर ही जा रहे हैं, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाया या घटाया, तो उसके साथ ये कारनामा हुआ। इसमें एक चीज़ और बड़ा मज़ेदार आता है, देखो क्या मज़ेदार आता है कि जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन आगे मूव तो किया, मान लो कहीं आगे मूव किया, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, मान लो पहले वो इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से चला जाएगा वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, कहीं से गया है तो वहाँ खाली जगह हो जाएगा, तो पीछे वाला इलेक्ट्रॉन इस खाली जगह को भरने के लिए आगे आता है। समझिएगा यहाँ से क्या मैकेनिज्म है, एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, खाली जगह हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहेगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो यहाँ पे खाली हो जाएगा सेमीकंडक्टर के अंदर में। तो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है फिलहाल। तो ये जो वैकेंसी है ना, इसी को आप लोग होल्स कहते हैं, HOLES या वैकेंसी। तो देखिए तो ज़रा, पहले इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे होल था, इलेक्ट्रॉन आके फिल किया तो होल यहाँ हो गया, फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो होल यहाँ हो गया। यानी होल्स जो हैं वो पीछे मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऊपर मूव कर रहे हैं। और होल्स इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज माना जाता है, होल्स को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कह देते हैं। यानी सेमीकंडक्टर में एक साथ दोनों चार्ज मूव हो रहे हैं, माइनस ऊपर प्लस नीचे। कब, जब आपने टेम्परेचर को हाई कर दिया तब। लो रहेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो यही तीन चीज़ है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, या कह दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो इनमें क्या कहानी होगी वो मैंने आपको समझा दी। इन तीनों का डेफिनेशन हम बोर्ड पे लिख देते हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर का डेफिनेशन आ सकता है। तो आप इसका यूज़ कीजिएगा। फिर हम आपको पढ़ाएंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर तो छोड़ दीजिए, उसका मतलब है नहीं। देखो अब मेरे काम का कौन रहेगा, समझना है यहाँ पे, अब मेरे काम का कौन रह गया, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर ना। इंसुलेटर से मुझे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो तो कंडक्टिविटी करता ही नहीं है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से कोई फ़र्क उस पर पड़ना है नहीं। तो यहाँ से हम लोग आगे कैरी करेंगे कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर भी ज़्यादा कैरी नहीं करेंगे, तो उसका एक ग्राफ है आपके एनसीईआरटी में, वो समझा करके फिर हम आपको आगे बढ़ें। तो अब हम आपके लिए लिखने जा रहे हैं डेफिनीशन। देखिए मैंने आप लोगों को कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन अभी जस्ट दिया, और चूँकि उसका डेफिनीशन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है लिखने को और आपको लिखना पड़ेगा उसे ढंग से, इस वजह से हमने तीनों का डेफिनीशन ऑन द बेसिस ऑफ या अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी लिखा है। तो टॉपिक आप बनाइएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी। देखिए इस डेफिनेशन को नोट करते समय हो सकता है क्या वो कहीं लिखा हुआ दिखे नहीं या प्रॉब्लम हो, इस कारण से जब आप इस डेफिनेशन को लिखिएगा, या मान लो आप अभी डेफिनेशन को नोट कर रहे हो, तो जैसे जैसे हम डेफिनेशन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप इसको नोट करते जाना, ताकि आपको दिखाए, आपको समझ में आए कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक सब लोग लगा लीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी। सबसे पहला नंबर है कंडक्टर। तो चलिए लिखते हैं कंडक्टर के बारे में। लिखिएगा, हम इसको पढ़ते चले जाते हैं, या आपको प्रॉब्लम होगा अपना आप रिवाइंड करके सुनिएगा, स्टॉप कर लीजिएगा। देखिए कंडक्टर के बारे में हमने लिखा है, इन some materials the outer electrons of each atom or molecules are loosely bound to it। हमने समझाया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। These electrons are almost free to move throughout the body of the material and are called free electrons। इन्हीं को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। They are also called conduction electrons।
व्हेन सच अ मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड, उल्टा दौड़ता है, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड कंडक्टर। ये कंडक्टर की डेफिनेशन है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा नंबर यानी कि इंसुलेटर। इंसुलेटर के बारे में ब्लू इंक से लिखा हुआ है, मटेरियल्स इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड। कंडक्टर में लूजली बाउंड था, इसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होगा, टाइटली बाउंड टू देयर रेस्पेक्टिव एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इफेक्टिवली देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। When such a material is placed in an electric field, the electrons may slightly shift opposite to the field, but they cannot leave their parent atom। वो चाहता है कि मूव करे अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन वो अपने पेरेंट एटम को छोड़ नहीं पाता, leave their parent atom or molecules, and hence cannot move through long distances। सच मटेरियल्स आर ऑल्सो कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक्स। याद करो, हमने आपको कहा था डाई इलेक्ट्रिक बोलिए या इंसुलेटर बोलिए, बात बराबर है। जैसे हमारा एयर क्या है, इंसुलेटर है, वुड क्या है, इंसुलेटर है, तो इनको हम आप डाई इलेक्ट्रिक भी समझ सकते हैं। अगर आपको डाई इलेक्ट्रिक का डेफिनेशन है तो भी आप यहाँ पे काम चला सकते हो इसको लिखकर। तीसरा नंबर सेमीकंडक्टर, जो आपके लिए बिल्कुल अलग डेफिनेशन है, उसको हमने बोर्ड बना के दिखाया भी था कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन लो टेम्परेचर पे। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है मूव करने के लिए, और जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है वहाँ पे वो होल्स क्रिएट कर देता है, वैकेंसी, जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। और सेमीकंडक्टर केस में दोनों मूव करने लगता है, इलेक्ट्रॉन आगे तो होल्स पीछे। तो इस चीज़ को हमने बोर्ड पे लिख रखा है, देखिए हम पढ़ते हैं, आप लिखते जाइएगा। सेमीकंडक्टर्स बिहेव्स लाइक इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर, बट एट हायर टेम्परेचर a small numbers of electrons are able to free themselves and hence respond to the applied electric field। अच्छा, दो जगह हो गया, अप्लाइड इलेक्ट्रिक, आप एक ही लिखना, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। एज द नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेमीकंडक्टर इज मच स्मॉलर देन दैट इन अ कंडक्टर, इट्स रिस्पॉन्स इज इंटरमीडिएटरी टू अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। देखो, इस लाइन का मतलब ये है कि नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने के बावजूद, यानी वो कंडक्टर की तुलना में इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, लेकिन इंसुलेटर से तो ज़्यादा होती है। इस कारण से इसका रिस्पांस जो है वो बीच वाला है, इंटरमीडिएटरी है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इसी कारण से इंटरमीडिएटरी टू अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर, एंड हेंस इट इज़ नेम्ड एज सेमी कंडक्टर। अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ सेमी कंडक्टर लीव्स अ वैकेंसी इन इट्स नॉर्मल बाउंड पोजीशन, जहाँ से वो फ्री होगा वहाँ वैकेंसी क्रिएट करेगा। These vacancies also help in conduction and are called holes। लास्ट जो वर्ड है वो होल्स है, HOLES। इसे हम लोग बाद में पॉजिटिव से शो करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर। तो ये डेफिनेशन आपके बोर्ड के एग्जाम में लिखने आएगा, आप इसको एज इट इज़ लिखिएगा, इसको याद कर लेना। अब हम लोग बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है कलर कोड। पहले हम लोग कलर कोड पढ़ लेते हैं, उससे एक नंबर का सवाल कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। फिर हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी देखेंगे। चलिए, अब हम आपके सामने लेकर आएंगे कलर कोड। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, और हमने साथ में पढ़ दिया है, आप बार बार उसको सुन करके और अपने नोट्स को आप तैयार करो। ये हम लोगों ने तीनों डेफिनेशन लिख लिया। हमने पहले भी कहा था क्या डेरिवेशन और डेफिनेशन ज़्यादा करेंगे। अब देखिए, आपके सामने आपके बिहार बोर्ड में कंफर्म आने वाला क्वेश्चन जो है वो इससे एक रहता है कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टेंस। कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टेंस एक अलग टॉपिक है, एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, सीबीएसई बोर्ड भी कभी कभी से क्वेश्चन आ जाता है और बहुत ईजी है। और इसको अभी हम आपके सामने समझाते हैं। और ये जो टेबल हमने बना रखा है, हर बुक में ये टेबल बना हुआ रहता है, कैसे इस टेबल का यूज़ करना है और आखिर कार्बन रेसिस्टेंस होता है क्या। देखिए, हमने अभी आपको कहा कि हमारे पास में कंडक्टर होता है और कंडक्टर में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, रेसिस्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, रुकावट ज़्यादा हो जाता है। सेमीकंडक्टर के केस में वैसा नहीं है, टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो देखिए, हम मान लो ऐसा वायर यूज़ कर रहे हैं या ऐसा रेसिस्टर यूज़ कर रहे हैं जिसमें जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, जब वो हीट हो रहा है तो उसका तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो हम तो ऐसा रेसिस्टेंस रखना चाहेंगे ना कि जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। हम ऐसा रेसिस्टेंस, हम ऐसा थोड़े ना चाहेंगे कि हम एक तार लगा दिए कहीं पे, है ना, जब वो गर्म हुआ रेसिस्टेंस बढ़ गया तो काम करना ही बंद कर देगा। जैसे नाइक्रोम होता है, तो नाइक्रोम क्या होता है, वहाँ पे गर्म होता है तो गर्म होने के बाद उसका रेसिस्टेंस काफ़ी हाई हो जाता है ना। तो देखो, नाइक्रोम ऐसे एक्चुअली में होता है एलॉय है, तो हम बताते हैं कि हम लोग एलॉय ही क्यों यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग करेंगे क्या, कंडक्टर सेमीकंडक्टर इन लोगों को मिक्स करके एलॉय बनाएंगे। और एलॉय बनाने के बाद एलॉय में क्या होगा ना कि एक
मटेरियल ऐसा है जिसका टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस जो हो रहा है, रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, और एक मटेरियल जिसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस घट रहा है, तो दोनों मिलकर के लगभग वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो हम लोग बेसिकली सर्किट में एलओआई यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। प्योर कंडक्टर यूज़ करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब हम लोग जो यूज़ करते हैं एलओआईज, उनका रेसिस्टेंस जो होता है ना वो काफ़ी कम होता है। तो आप चलो प्रैक्टिकली उसको आप ऐसे तो यूज़ कर सकते हो लैब वगैरह में, लेकिन अगर मान लीजिए हमें बहुत हाई रेसिस्टेंस का कभी ज़रूरत पड़े किसी मोबाइल में, या फिर मान लो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस में, अगर मान लो हमें बहुत हाई रेसिस्टेंस का कोई चीज़ यूज़ करना है, एक हाई रेसिस्टेंस की वैल्यू वाला हमें कोई चीज़ चाहिए, तो हम लोग वहाँ पे एलओआई भी अगर यूज़ करेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम लोग वहाँ पे कैसा रेसिस्टेंस यूज़ करेंगे? कार्बन रेसिस्टेंस। ठीक है, तो कार्बन रेसिस्टेंस क्या होता है? इट हैव वेरी हाई रेसिस्टेंस। इसका रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है एंड स्मॉल साइज स्मॉल होता है और रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है। इतना इसका साइज छोटा होता है कि इस कोड के ऊपर में, इस कार्बन रेसिस्टेंस के ऊपर, जैसे मान लो पेन है, ये कार्बन रेसिस्टेंस साइज बहुत कम होगा, कार्बन रेसिस्टेंस से मान लो तो साइज बहुत कम होगा, तो इसके ऊपर में इसका रेसिस्टेंस लिखा हुआ नहीं रहता है जनरली, लेकिन हाँ उसके ऊपर कलर मार्क किया हुआ रहता है। आपको उस कलर को देख करके उसका रेसिस्टेंस लिखना पड़ेगा। तो उसका रेसिस्टेंस लिखने के लिए आप इस टेबल का यूज़ कीजिएगा। हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कैसे रेसिस्टेंस लिखा जाता है। जैसे मान लो हमारे पास में ये कोई एक कार्बन रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये कार्बन रेसिस्टेंस है, तो इस कार्बन रेसिस्टेंस में 4 कलर बैंड होगा। कितना कलर बैंड होगा? 4, 1 2 3 एक जगह होगा और एक अलग होगा, यानी टोटली इसमें कितने हैं? 4 हैं। 1 2 3 और 4। किसी भी कार्बन कोड में, कार्बन रेसिस्टर में 4 बैंड होगा, 4 कलर बैंड होगा। ठीक है, अब इसका रेसिस्टेंस अगर आपको लिखना पड़े तो टेबल यूज़ करना है। देखो टेबल में 3 चीज़ें हैं, कलर है, कलर तो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा ये कलर है, फिगर है, फिगर को कैसे यूज़ करना है, और ये मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर इसको गुना करना होता है, और 3 कलर हमने अलग से रखा है, इसका यूज़ करते हैं टॉलरेंस के लिए। देखो क्या क्या होता है। अब यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा इसको समझिएगा अच्छे से कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम में हमें ये 4 कलर दिया है ना, अब कहा कि आप इसका रेसिस्टेंस लिखिए, तो आप ये पहला कलर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, हम ये मॉडल आपको समझा रहे हैं। तो शुरू का जो 3 कलर, इसका यूज़ कैसे करना है? तो पहला कलर और दूसरा कलर के लिए, पहला कलर और दूसरा कलर के लिए आप उसके फिगर का वैल्यू लिखिएगा। किसका वैल्यू लिखिएगा? जो उसका फिगर है, यानी रेसिस्टेंस में पहला जो कलर होगा उसका फिगर लिखेंगे, ओके, और इनटू नहीं, सॉरी, उसके बगल में दूसरे कलर का भी क्या लिख देंगे? फिगर। इनटू नहीं, गुना नहीं कर देना है, पहले का भी जो फिगर का वैल्यू है वो और दूसरे का भी जो फिगर का वैल्यू है वो। उसके बाद जो तीसरा है ना, इसका मल्टीप्लायर का वैल्यू लिखेंगे। इसका किसका वैल्यू लिखेंगे? तीसरे कलर का क्या लिखेंगे? मल्टीप्लायर लिखेंगे। ठीक है, इसका रेसिस्टेंस हम लिखने जा रहे हैं। तीसरे कलर का क्या लिखते हैं? मल्टीप्लायर। देखो हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं, पहले कलर का फिगर लेते हैं, दूसरे कलर का भी फिगर लेते हैं, तीसरे कलर का क्या लिखते हैं? मल्टीप्लायर। एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। और उतना आ जाए तो फिर आप ओम कर दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा प्लस माइनस, इसमें कुछ ऊपर नीचे भी गलत भी हो सकता है, मतलब इतना ही एकदम एक्यूरेट नहीं होगा उसका रेसिस्टेंस। ओम में लिखा, उसमें कुछ प्लस माइनस करते हैं क्या, चलो यहाँ पे जगह नहीं, हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। प्लस माइनस करेंगे उसका टॉलरेंस। क्या प्लस माइनस करेंगे? टॉलरेंस, जो कि बैंड नंबर 4 से मिलेगा। ये सारे के सारे क्या हैं? कलर बैंड है, कलर बैंड्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे कलर बैंड्स हैं। ठीक है, तो चौथे नंबर का हमें क्या लिखना है? टॉलरेंस। चौथा नंबर किसके लिए होता है? टॉलरेंस के लिए। चौथा कलर हो भी सकता है, नहीं भी, अगर नो कलर होगा तो टॉलरेंस कितना होगा? प्लस माइनस 20 डिग्री। अब देखो एक एग्जांपल से ज़रा यहाँ पे समझो। ये तो हमने आपको बता दिया, ये मॉडल है, ये लिखने का तरीका है। ये आपका एक तरह से फॉर्मूला हो गया, ठीक है, स्मॉल साइज, ये आपका हो गया फॉर्मूला। एक क्वेश्चन है हमारा, चलिए इसका हमें रेसिस्टेंस लिखना है। मान लो हमें ठीक है,
अब मान लीजिए यहाँ पे 4 बैंड है, 1 2 और 3, 3 बैंड एक ही जगह होगा, चौथा बैंड अलग होगा, यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, एग्जाम्पल राइट, क्या लिखना है इसका, रेसिस्टेंस। देखो 1 मार्क्स में रहेगा, ऑब्जेक्टिव में आपको यहाँ पे कलर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलो हम कोई भी कलर उठा सकते हैं। देखो ये 3 बैंड में जो है ना, समझ रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 में इधर से 10 में से कोई एक कलर रहेगा, इन 10 में से कोई 3 यहाँ यहाँ और यहाँ रहेगा, मतलब 10 में का कोई 3 कलर 1 2 3 की जगह पे रहेगा, और चौथे नंबर पे वो जो मैंने ब्लू इंक में लिखा है वो 3 कलर में से कोई एक कलर रहेगा। तो चलो हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लेते हैं रेड, यहाँ पे लेते हैं ग्रीन, और यहाँ पे मान लीजिए कि दिया हुआ है ये वाला कलर ब्लू। ठीक है, और ये वाला कलर मान लीजिए कि गोल्ड। ओके, और आपको इसका लिखना है रेसिस्टेंस। हमें इसका क्या लिखना है, रेसिस्टेंस। देखो कैसे लिखोगे, बस ये फॉर्मूला है इजी सा एकदम, उसको ध्यान रखिएगा। पहला और दूसरा के लिए ये है पहला, ये है दूसरा, ये रेड वाला पहला कलर, ग्रीन वाला दूसरा कलर। तो पहले और दूसरे के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, उसका फिगर का वैल्यू। तो पहला है हमारा कौन सा, रेड। तो देखो तो रेड के सामने उसका फिगर कितना है, 2, रेड के आगे में कितना है, 2। ठीक है, अब ग्रीन, तो ग्रीन का फिगर का वैल्यू कितना है, 5। शुरू के 2 के लिए आप क्या लिखिएगा, फिगर। उसके बाद मल्टीप्लायर लिखना है, उसका तीसरे के लिए मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन इनटू कौन सा है, ब्लू। तो ब्लू का फिगर नहीं लेना, ब्लू का क्या लेना, मल्टीप्लायर। तीसरे का मल्टीप्लायर लिखते हैं, तो तीसरा कलर ब्लू है, ब्लू का क्या लिखेंगे, मल्टीप्लायर, एंड 10 टू द पावर 6 दैट इज ओम। 25 इंटू 10 पे पावर 6 ओम इसका रेसिस्टेंस होगा। इतना ये रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, लेकिन एक्यूरेट नहीं है, कुछ ना कुछ टॉलरेंस भी है, गोल्ड दिया हुआ है। तो प्लस माइनस, ठीक है, गोल्ड के लिए टॉलरेंस का वैल्यू कितना है, 5%। तो प्लस माइनस यहाँ पे कितना ऐड कर देंगे, 5, यानी 5% ऊपर नीचे इस वैल्यू में हो सकता है। बहुत ही ईजी है। शुरू के 2 कलर के लिए फिगर का वैल्यू, तीसरा कलर मल्टीप्लायर देगा, और चौथा टॉलरेंस। अब है कि ये टेबल अगर एग्जाम में याद नहीं रहेगा तो आप ये वैल्यू नहीं लिख पाओगे। तो इस टेबल को याद करने का एक ट्रिक है, वो ट्रिक हर बुक में दिया हुआ है, हम आपके सामने बोर्ड पे भी लिख देते हैं। पहले आप एक काम कर लीजिए, इस टेबल को उतार लीजिए, इस लॉजिक को लिख लीजिए, आपको काम आएगा। कैसे कैसे लिखना है, 2 कलर के लिए फिगर, फिर मल्टीप्लायर, फिर टॉलरेंस। 4 कलर हमेशा नहीं होगा, लेकिन ये 3 कलर हमेशा होगा। ये कलर नहीं होगा, अगर यहाँ पे कोई कलर नहीं है, 3 ही कलर है, तो 9 कलर के लिए प्लस माइनस कितना कर देंगे, 20%। तो फटाफट इसको नोट कीजिए। हम इस साइड का इसको मिटा देते हैं, और 1 2 और इसके ऊपर सवाल देख लेते हैं। चलिए हम इस साइड का मिटा रहे हैं, आप इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है आप ले लीजिए। चलिए हम इधर का इरेज करते हैं, और आपको हम सबसे पहले इसका ट्रिक बताते हैं कैसे याद रखिएगा। देखिए आप तो समझ गए कैसे कलर दिया हुआ रहेगा और कैसे वैल्यू लिखा जाएगा। देखो इसका ट्रिक क्या है, शुरू में है ब्लैक, फिर है ब्राउन, फिर है रेड, फिर है ऑरेंज, फिर है येलो, है ना। देखिए इसका ट्रिक क्या है, हर किताब में ये ट्रिक मिलेगा, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है ये। देखिए शुरू का 3 कलर, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, सबका पहला लेटर उठा लो तो एक आदमी का नाम बनता है, बी, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। ठीक है, ये ट्रिक है, एक सिंपल सा ट्रिक है। बीबी रॉय, 5 कलर तो मेरे को शुरू में मिल गया, क्योंकि यहाँ बिल्कुल सीक्वेंस में 0 से स्टार्ट होता है फिगर 9 तक, तो ये याद रख सकते हैं आप। ये भी सीक्वेंस है मल्टीप्लायर, 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2 से लेकर 10 का पावर 9, वहाँ भी सीक्वेंस में है, 5-5 के डिफरेंस है, 5%, 10% नहीं होगा तो 20%। तो चलिए बीबी रॉय तक तो पहुँच गए, है ना, बीबी रॉय हो गया। अब यहाँ पे एक जिसका कोई मतलब नहीं होगा उसको हम स्मॉल से लिख देंगे, ऑफ। ये बस ऐसे ही मैंने लिख दिया, मतलब एक सेंटेंस बनाने के लिए ऑफ की ज़रूरत है। बीबी रॉय ऑफ। चलिए ग्रीन का जी उठाते हैं, और हम यहाँ पे एक जी, और देखो जी फॉर ग्रेट, ठीक है, ग्रेट। और बी से हम लिखेंगे ब्रिटेन,
ब्रिटेन ऑफ ग्रेट। चलिए जो जो आपका वर्ड है उसको हम ब्लू से लिख रहे हैं, एक सेंटेंस बनेगा, वो सेंटेंस आप याद रखिएगा। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ, अब उसके बाद क्या है, ब्लू तक तो हो गया, ब्रिटेन फॉर ब्लू। वायलेट है तो वेरी, VERY, वेरी, ठीक है। ग्रे का जी यूज़ कर लेते हैं तो जी फॉर हो जाएगा गुड, जी के लिए क्या याद रखेंगे, गुड। और वाइट है तो वाइट के लिए W उठाइए, और बाकी W से हम एक नया यहाँ वर्ड बनाएंगे, वाइफ। देखिए तो ज़रा क्या मिला आपको, एक मिला ट्रिक, बढ़िया सा ट्रिक है, देखिए एकदम। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। अगर आप ये लाइन याद रखोगे ना, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, 5 कलर, फिगर 0 1 2 3 4, ठीक है। ऑफ का कोई मतलब नहीं, ग्रेट में से जी यानी क्या आ गया यहाँ से, ग्रीन, नंबर 5, ब्रिटेन का बी, ब्लू, हैड अ का कोई मतलब नहीं, वेरी में से वायलेट, गुड का ग्रे, यहाँ ग्रीन, यहाँ ग्रे, ये सब तो याद रखना पड़ेगा। ये पहला ब्लैक है, ये ब्राउन है, अगल बगल मत कर देना, और ये भी ब्लू है, ब्लैक ब्राउन ब्लू, वाइफ W, ठीक है। चलिए तो ये सारा लॉजिक है इसको याद रखने का। आप कहिएगा कि टॉलरेंस का कलर कैसे याद रखें, ना, टॉलरेंस का कलर कैसे याद रखा जाएगा, उसके बारे में भी कुछ लॉजिक होना चाहिए। तो आप देखिए इसका लॉजिक हमने जो बनाया है ये शायद ज़्यादातर किताबों में नहीं है, मैंने इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया, वियरिंग कॉमा करके, वियरिंग गोल्ड सिल्वर। अच्छा, नेकलेस का स्पेलिंग क्या होता है, अब जो भी होता है हम लिख देते हैं NE, अब आप मिला लीजिएगा नेकलेस। देखिए हो सकता है गलत हो, अपना ठीक कर लेना। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, नेकलेस का N नो कलर के लिए। तो अब आपके सामने में टॉलरेंस का भी तीनों कलर आ चुका है, ठीक है। एक आपको हम क्वेश्चन देते हैं इसके ऊपर, आप ज़रा फटाफट बता दीजिए। तो यहाँ पर एक मेरे पास में कार्बन रेसिस्टेंस, जल्दी से इसका रेसिस्टेंस देखते हैं, वीडियो देखते के साथ अब आपको लिखने आ जाना चाहिए। 3 कलर यहाँ पर, और चलो यहाँ पे कोई कलर नहीं है, नो कलर है ना। चलो ये अपने मन से कोई भी कलर ले लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं ग्रीन से, ये मान लेते हैं कि ब्लैक है ना, ये मान लेते हैं कि ग्रे है, और यहाँ पे कोई कलर नहीं है, और हमें इसका रेसिस्टेंस लिखना है R बराबर। अब जरा इसका यूज़ करेंगे, है ना। पहले 2 कलर के लिए, पहले 2 कलर के लिए क्या लिखना होता है, फिगर। पहले 2 कलर के लिए क्या लिखते हैं, फिगर। तो ग्रीन का और ब्लैक का फिगर कितना है, ग्रीन का है 5, अब ब्लैक का है 0, तो ये तो हो गया 50, ठीक है। तीसरे के लिए मल्टीप्लायर, गुना का साइन देंगे, तीसरे के लिए मल्टीप्लायर क्या है, ग्रे, तो ग्रे का मल्टीप्लायर है 10 पे पावर 8, ग्रे का मल्टीप्लायर 10 पे पावर 8 ओम। अब टॉलरेंस, कोई कलर नहीं है टॉलरेंस के लिए, तो नो कलर के लिए ±20% है ना। तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। 1 मार्क्स के लिए आपके बिहार बोर्ड में आता है, याद रखिएगा 1 मार्क्स का, और एकदम 110% आएगा ही आएगा, इसके नहीं आने का चांस नहीं है। एक ऑब्जेक्टिव सवाल बिहार बोर्ड में इससे रहेगा, तो 1 नंबर के लिए आप ये ट्रिक याद रखिएगा और ये तरीका याद रखिएगा। कभी कभी ये भी होता है, क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा कि किसी का रेसिस्टेंस है 10 गुना या 100, मान लो 100 ओम ±5%, आप कलर का नाम बताइए, राइट डाउन द नेम ऑफ कलर्स। तो 100 ओम है, तो शुरू का 2 किसके लिए होता है, शुरू का 2 फिगर है, और ये 10 का मल्टीप्लायर, तो 10 का मल्टीप्लायर इसने नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो तो ज़रा 10, और ये 100 है, तो इसको आप ऐसे चेंज करके लिखना। देखो ऐसा सवाल अगर रहेगा इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 अलग कर लेना। अब चूंकि इसको 100 बनाना है तो 1 10 और होगा, यानी 10 का पावर 1, अब ±5%, इसका मतलब तो ऐसा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे को मल्टीप्लायर चाहिए, यह मल्टीप्लायर नहीं था। अब देखिए शुरू का 2 फिगर होता है कलर का, तो 1 किसके लिए है, ब्राउन के लिए, और 0 किसके लिए, ब्लैक के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ब्राउन ब्लैक हो गया ना। उसका तीसरा कलर 10 का पावर 1, फिर से ब्राउन, और कितना % है टॉलरेंस, 5% यानी गोल्ड। तो मान लीजिए अगर वैल्यू देगा और कलर पूछेगा
तो वैल्यू देख के आप कलर भी लिख सकते हैं। वैल्यू कैसे है भाई, तो शुरू का 2 फिगर है, तीसरा मल्टीप्लायर है, ये टॉलरेंस है। क्लियर है ना। तो बिल्कुल अच्छे से इसको नोट कर लेना है, अच्छे से रिवाइज कर लेना है। अब चूँकि लेक्चर का लेंथ ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, इसीलिए टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी वो हम आपको पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। उस पर कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चन में भी है। अब हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन में इन कर सकते हैं, अभी तक इन इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वहाँ तक थ्योरी पहुँचा नहीं था। तो लेक्चर नंबर 4 से एनसीईआरटी का थ्योरी प्रॉब्लम बनाना भी शुरू करेंगे हम लोग। साथ ही साथ आपका टेस्ट भी स्टार्ट होगा। और हाँ, एक काम जो हमने आपको दिया हुआ है कि आप नोट्स जब बनाते हैं तो नोट्स का फ़ोटो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप क्या लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं। ठीक है। बहुत लोग करते भी हैं, जो लोग नहीं करते हैं आदत बनाइए, क्योंकि अभी कोई काम तो एक्स्ट्रा हमारे पास है नहीं, तो कम से कम उसको जो काम दिया जाए उसे आप बेहतर तरीके से करो। ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो भी पढ़ाया गया है फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़िए, इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, अगले लेक्चर से टेस्ट के लिए तैयारी कीजिए। तब तक के लिए ओके, थैंक यू। इसको नोट कर लेना, इसका अपना स्क्रीनशॉट ले लेना।